साथियों नमस्कार और अब पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, जैसा कि चर्चा आप देख ही रहे हैं कि देश और दुनिया भर एक ही विषय मूल रूप से आज चर्चा में है, आजकल चर्चा पे है, वो है जोशीमठ शहर अपना अस्तित्व खो देगा, जोशीमठ शहर का विनाश हो जाएगा, जोशीमठ शहर बचेगा नहीं। यह आपको कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है, किंतु इस आशा और उम्मीद के साथ कि जोशीमठ आज का शहर नहीं है, जोशीमठ हजारों वर्षों पुराना शहर है और जोशीमठ शहर हजारों वर्षों आगे तक चलता रहेगा। इस आशा और उम्मीद के साथ मैं आज इस विषय पर बात करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और जोशीमठ का ही मूल निवासी हूँ। वैसे तो जो हमारा चैनल है, पॉलिटिकल साइंस की स्टडी के लिए इस चैनल का निर्माण किया गया है, किंतु पिछले कई समय से न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, विभिन्न यूट्यूब चैनलों के माध्यम से और विभिन्न सोशल मीडिया ऐप्स के माध्यम से यूँ तो नहीं कहूँगा कि पूरा का पूरा झूठ प्रसारित किया जा रहा है, पर जो एक झूठ प्रसारित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस पर कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार को दोष दे रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ स्थानीय जनमानस को, और आप देख रहे होंगे कि 80% से 90% दोष जो है स्थानीय जनता को दिया जा रहा है जोशीमठ शहर के विनाश का। कि आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, आपने उन बिल्डिंगों का ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया, तो यह दोष स्थानीय जनता पर मढ़ने की कोशिश की जा रही है। और इसके लिए जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति पिछले 24 दिसंबर से एक आंदोलन जो कि तहसील परिसर जोशीमठ में किया जा रहा है, वहाँ वो धरने पर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं जोशीमठ को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पर जब विभिन्न सोशल मीडिया ऐप्स के माध्यम से जो झूठ को प्रसारित करने की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, क्योंकि एनटीपीसी परियोजना परसों ही उसने अपनी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि हमारा जोशीमठ के जो वर्तमान में भूदसाव चल रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है और हम इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है। कहीं ना कहीं गलत है, इस पर बात करेंगे। और आखिर जोशीमठ आज इस स्थिति पर आया है, तो ये क्या कारण रहे होंगे या क्या कारण है जिस कारण जोशीमठ इस स्थिति पर आया है, इस पर बात करेंगे। तो आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले अगर जोशीमठ की बात करें, इसकी भू स्थिति की बात करें, तो उत्तराखंड के अंतिम छोर पर चीन सीमा से लगे चमोली जिले का एक छोटा सा कस्बा जोशीमठ है, जिसकी जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 4000 मकान और 16000 व्यक्ति इस शहर में रहते हैं। जबकि अगर 4000 मकान की बात की जाए तो 16000 व्यक्ति कहीं ना कहीं जनगणना के अनुसार कम है। आज की एट प्रेजेंट की मैं बात करूं तो जोशीमठ शहर पर 10,000 से अधिक मकान जो कि पर्सनल मकान हैं वो अवस्थित हैं, और कम से कम 200 से अधिक होटल इस शहर में बने हुए हैं। और इससे अगर ऊपर की बात करें ओली तक की, 200, 250, 300 होटल्स यहाँ पर बड़े बड़े 2 मंजिला, 4 मंजिला, 6 मंजिला तक होटल्स यहाँ बने हुए हैं। इनका भी एक दोष कहीं ना कहीं जोशीमठ के विनाश पर जरूर देखने को मिलता है, उस पर बात करेंगे। पर जो मुख्य कारण है जोशीमठ के तुरंत सिंकिंग का, वह कहीं ना कहीं सरकारें अपना पल्ला झाड़ रही है, और सरकारें जितना भी अपना पल्ला झाड़े आप तक सच्चाई पहुंचाना हमारा काम है। और इसीलिए आज मैं आपके सम्मुख आया हूं। आपको अगर इस इतिहास पे ले चलूं, तो जब आदिगुरु शंकराचार्य इस शहर में आए थे तो उन्होंने चार ज्योति चार मठों की स्थापना पूरे संपूर्ण भारत में की थी, जिसमें कि जो पहला मठ है वो जोशी मठ में ही स्थापित किया गया था। और इसलिए इस शहर को ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है। इसको कार्तिकेयपुर भी कहा जाता है, क्योंकि 11वीं ईस्वी के आसपास यहाँ जो कत्यूरी शासन कर रहा था, उसने अपनी राजधानी इस शहर को बनाई थी और कार्तिकेयपुर इसका नाम दिया था। तो ये इतिहास है, इसको आपने विभिन्न वीडियो के माध्यम से सुन लिया होगा। मैं अपने मुख्य विषय कि आखिर जोशीमठ में जो ये स्लाइडिंग चल रही है, क्यों चल रही है और कब तक ये चलती रहेगी और कितनी चलेगी, उस पर बात करना चाहूँगा। प्यारे दोस्तों, जो ये समस्या है ये सिर्फ जोशीमठ शहर की नहीं है, सिर्फ उत्तराखंड स्टेट की नहीं है, ये जो हमारे 11 पहाड़ी राज्य हैं इनकी समस्या है। क्योंकि लैंडस्लाइडिंग आप न्यूज़ चैनलों के माध्यम से सुनते होंगे कि केवल उत्तराखंड में नहीं,
हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और जितने विभिन्न जो 11 पहाड़ी राज्य हैं वहाँ लैंडस्लाइडिंग बहुत तेज़ी से बढ़ी है पिछले कुछ वर्षों में। इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग को दोष दिया जा सकता है। इसके लिए इन राज्यों में विकास की जो प्रक्रिया गतिमान है उसको दोष दिया जा सकता है, सभी को दोष दिया जा सकता है। पर इसके लिए एक दोष प्रकृति को भी देना है, या प्रकृति को भी दिया जा सकता है, क्योंकि जो ये हिमालयन रेंज है ये बहुत नई हिमालय है। सबसे नया हिमालय अगर पूरे विश्व में कहीं है तो वो यही भारत में बसने वाला हिमालय है, और अभी भी ये अपने विकास पर है। इसके भीतर गोंडवाना और मैं नाम मिस कर रहा हूँ, दो प्लेटें हैं जो आपस में कहीं ना कहीं एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर से सिंक्रोनाइज मतलब दबाव बना रही है, जिस कारण इसको भूकंप की दृष्टि से जोन 5 में रखा जाता है और यहाँ भूकंप आते रहते हैं। इससे पूर्व 220 वर्ष पूर्व यहाँ एक बहुत बड़ा भूकंप 1999 में आ चुका है, जिसने भारी तबाही मचाई थी। 1991 में भूकंप आ चुका है, जिसने उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें बहुत भीषण तबाही मचाई थी। और पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो 2013 की आपदा का दंश आप इस शहर में ही नहीं, इस पूरे स्टेट में देख चुके हैं। अभी 2 वर्ष पूर्व फरवरी 2021 में ऋषिगंगा में एक आपदा आई थी, ऊपर से ग्लेशियर फट कर आया था और भीषण आपदा तपोवन शहर में उसने मचाई थी। 200 से अधिक लोगों ने को अपनी जान गंवानी पड़ी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, किंतु स्थानीय जनमानस का कहना है कि इसमें मरने वालों की संख्या 500 से अधिक रही होगी, क्योंकि रजिस्टर्ड लेबर्स जो कंपनी में थे उसका आंकड़ा दिया गया, जो अनरजिस्टर्ड लेबर थे उनका कोई आंकड़ा प्रस्तुत नहीं हुआ। आज भी जो विभिन्न कंकाल हैं जो सुरंग को खाली करने का काम चल रहा है उसमें मिलते रहे हैं 2 साल पश्चात भी, और ये भी एक हमारे इस शहर के लिए दुर्भावना ही कहेंगे कि अभी तक भी इस टनल को खाली नहीं कराया गया है। कहीं ना कहीं जेपी कंपनी से जो पानी रिसाव आप विभिन्न वीडियो के माध्यम से या यहाँ जो व्यक्ति आ रहे हैं वो देख रहे होंगे, वो पानी वो वैसा ही कुछ दिख रहा है जैसा कि 2021 की आपदा में पानी आया था, ग्लेशियरों का मलबा वाला पानी। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि ये पानी सुरंग के द्वार के माध्यम से पहाड़ी के भीतर घुसा है, और घुसने के पश्चात उसने अपने बाहर निकलने के लिए रास्ता खोजा है, और रास्ते खोजने की चाह में मतलब जो पानी सुरंग के द्वार के माध्यम से अंदर घुसा वो पानी बाहर नहीं निकल पाया, और उसने इस क्षेत्र में, क्योंकि वैसे ही मिश्रा कमेटी बता चुकी है कि मोरेन में बसा ये शहर है और इस शहर के नीचे ग्लेशियर का मलबा है, तो उसको चीरता हुआ कभी विभिन्न स्थानों पर उसको चीरता हुआ ये आज 2 साल पश्चात बाहर आया है। और कहीं ना कहीं ये एक कारण हो सकता है इस जोशीमठ के पे जो ये आपदा आई है इसका। तो ये तो विषय हुए, पर इसके अतिरिक्त और भी कारण हैं जो कि जोशीमठ आपदा के लिए जिम्मेवार हैं, जिसमें कि एनटीपीसी की परियोजना है, स्थानीय जनमानस की भी एक बड़ा रोल है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े होटल्स का निर्माण आपने कर लिया, किंतु ड्रेनेज सिस्टम जो कि मिश्रा कमेटी 1975 में ही बता चुकी है कि आपको इस शहर के ऊपर ड्रेनेज सिस्टम बनाने की आवश्यकता है, भारी निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है, और आसपास किसी भी प्रकार की हलचल इस शहर के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न कर सकती है। आपने उस रिपोर्ट को दरकिनार किया तो यह किसी स्थानीय जनमानस ने नहीं किया, यह सरकारों के करामात हैं, और सरकारों को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ हमने इस रिपोर्ट की अनदेखी की है और इसके लिए जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, और इस शहर के लिए कोई ना कोई एक बड़ा फंड कह सकते हैं या इस शहर के अस्तित्व को बचाने के लिए अपनी जिम्मेवारी को स्वीकार करना होगा। ये तो खैर बहरहाल अलग विषय है, पर इस चर्चा के माध्यम से मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि जैसा कि एनटीपीसी अपने कारनामों को बिल्कुल स्पष्ट कर चुकी है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब से एनटीपीसी की सुरंग की खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ है सन 2005 से, तब से ही इस शहर पे दरारें प्रारंभ हो चुकी है। 2006 में भी दरारें आई थी,
6 के पश्चात लगातार दरारों का सिलसिला जारी है, पर इस भीषण स्थिति में दरारें नहीं आई कि जैसी वर्तमान में आई है। और वर्तमान में जो जोशीमठ के विभिन्न स्थानीय निवासी हैं, अब सड़कों पर बैठने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। इसलिए सरकारों को जागना पड़ा है और कहीं न कहीं यहाँ आना पड़ा है। और सरकारें ही नहीं बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया भी कहीं न कहीं इस पर फोकस अपनी नज़र बनाए हुए हैं। तो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया का धन्यवाद और आभार भी है, क्योंकि मैं एक स्थानीय जनमानस हूँ। मेरे घर को भी इसमें नुकसान अभी धीमी मात्रा में है, कल के दिन अधिक मात्रा में हो सकता है। तो उनका कहीं न कहीं आभार है कि उन्होंने अपने टीवी चैनलों के माध्यम से इस जो ये गंभीर मुद्दा है, इसको संपूर्ण भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व को बताने की कोशिश की है। तो कहीं न कहीं अपनी बात को रखने के पश्चात इस पर कुछ प्रश्न आपके हो सकते हैं, इस पे कोई क्वेरी आपकी हो सकती है, इस पे कोई जानकारी आप लेना चाह सकते हैं। तो आपके इन जानकारियों का, इन प्रश्नों का मैं इंतज़ार करूँगा अपने यूट्यूब के कमेंट का माध्यम, जो कमेंट का माध्यम ही है जिसके माध्यम से आप अपनी क्वेरीज़ को रख सकते हैं। और अपनी क्वेरीज़ को मेरा विश्वास रहे, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपकी क्वेरीज़ का जवाब दे सकूं। और अगर आवश्यकता पड़ती है तो इस पर ही अन्य वीडियोस को भी निर्मित किया जा सकता है, जिस पर कि आपके जवाबों को दिया जा सकता है। अब तक के जो सवाल थे उनके जवाबों को देने का मैंने प्रयास किया है, इस आशा के साथ कि जोशीमठ शहर पुनः जिस कुशलता के साथ ये शहर जाना जाता है, यहाँ के जो हरियाली है, यहाँ की जो बसावट है, यहाँ की जो सुंदरता है, वो बरकरार रहेगी। इन आशाओं के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने मुझे यहाँ तक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय उत्तराखंड।